नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। चुनाव का समय नज़दीक है, आप लोग जान ही रहे हैं। और इस समय में सरकारें जो है अपने तर्कस में से एक तीर निकालती हैं, और वो ज़रूरी भी होता है। उसी तरीके का पहला तीर अभी 2 ही दिन पहले केंद्र सरकार ने निकाला और राम मंदिर का एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करके उसको आम जनता के लिए खोल दिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस केंद्र सरकार का ये कदम अच्छा खासा कदम रहा और उसके बहुत ज़्यादा फेवर में जाएगी, ये भी फैक्ट है। उस समय जो उल्लास और जो वातावरण देखने को मिला, उससे ये संकेत स्पष्ट थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके केंद्र सरकार ने एक बड़ा काम किया अपने वोटों के लिहाज से। दूसरा ही तीर आज ही तर्कस में से फिर निकाल दिया अपने केंद्र सरकार ने, और मरणोपरांत पिछड़ों के जो पुराने नायक थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न का घोषित कर दिया कि वो भारत रत्न उनको इस 26 जनवरी को दिया जाएगा। भारत रत्न नागरिक प्रशासन का सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसी को भी दिया जाता है। कर्पूरी ठाकुर को बहुत दिन से इच्छित था, लोग चाहते थे कि मिले, लेकिन अब उनको जाके दिया गया है। और ये भारत रत्न यहाँ पे केंद्र सरकार के खाते में ही जाएगा। हालांकि पिछड़ों के आजकल के जो बड़े मसीहा हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, उनमें से नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो 2007 से ही उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, लेकिन करते करते अब जाकर के आज मिला। इसके लिए मोदी जी को बधाई। अब यहीं से कि दूसरा किस्सा शुरू होगा, ये मान के चलिए। दूसरा किस्सा है कि इस समय जैसा सब आप सभी लोग जान रहे हैं, मोटी मोटी जो है जो 1992 से जो धारा बह रही है मंडल का मंडल की, इस बार का चुनाव परिणाम भी उसी धारा के ही तहत लड़ा जाएगा। मंडल का जो दारोमदार है वो इधर अपने नीतीश कुमार, लालू यादव और क्या नाम है, इन सब लोगों, राहुल गांधी, इन सब लोगों ने थाम रखा है। और कमंडल का दारोमदार लय देखी को एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसको कोई बताने की बहुत जरूरत नहीं है। अब इसमें जो ये जो कर्पूरी ठाकुर साहब का ब्रह्मास्त्र फेंका गया है भारत रत्न के रूप में, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे से जाके देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं पहले भी 1-2 बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ और आज फिर इसी बात को, क्योंकि ये फैक्ट है इसलिए फिर बता रहा हूँ आज, कि मंडल और कमंडल की राजनीति जो थी वो जिसको आमतौर पर लोग वीपी सिंह के साथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वीपी सिंह के साथ वो जुड़ गई। मंडल और कमंडल की राजनीति बहुत पहले से चल रही है हिंदुस्तान में। ये मान के चलिए कि 1966 ऑनवर्ड्स मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो गई है। और ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग पुराना इतिहास टटोरे, जिनकी दिलचस्पी उनको पता चल जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे पता ही चल ही जाएगा। कांग्रेस ने एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का एकाधिकार भारतीय राजनीति में कुल मिला के 20 साल तक रहा है, 1947 से 1967 तक। 1967 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 9 राज्यों में चुनाव हार गई, और उन 9 राज्यों में जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थी और जो वहाँ का और जो कांग्रेस का सोशलिस्ट धड़ा था वो चुनाव जीता, और उसने जो है वो कांग्रेस को रिप्लेस करने के बारे में सोचने लगा। और वो जैसा होता है, सोशलिस्ट जो धड़ा था उसके तमाम सोशलिस्ट पार्टीज थे, जिसके सबसे प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण और आपके लोहिया जी। ये सब लोग उनके जो सोशलिस्ट धड़ा था उसके नेता थे, जो ये कहता था कि जो पिछड़े हैं, जो आज की तारीख में मतलब जो खेतिहर जातियाँ हैं, यादव हुए, कुर्मी हुए, ये सब लोग जो हैं उनको उनको राज्य सत्ता में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये डिमांड उन लोगों की रहा करती थी बहुत पहले से। और उधर आपकी हिंदू महासभा थी और ये सब थी जो गौ रक्षा वगैरह इसके सबके आंदोलन चलाती रहती थी। ये आप लोग पुरानी बातें पढ़े तो आपको पता चलेगा, ऐसा था। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबा इसको बताने की जरूरत नहीं है। उस समय जो पिछड़ों का आंदोलन चला, उस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर एक बड़ा नाम थे, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और एक बार वो उप मुख्यमंत्री भी रहे। और ये उप मुख्यमंत्री वो 1967 में ही बन गए थे। उसके बाद फिर वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन एक बात ये थी कि उस समय कांग्रेस का जो दौरा था, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में दोबारा शुरू हुआ। एक तरीके से अगर आप लोगों को बताया जाए तो इंदिरा गांधी जो थी, जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, उस समय कांग्रेस के लिए स्थितियाँ बड़ी विकट हुआ करती थी। एक तो उनके पास बहुमत नहीं था, और दूसरी ये है कि वो कांग्रेस के अंदर ही तमाम दो तरीके के 2 फाड़ थे। और वो तो इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सर्वसम्मति की प्रतिनिधि भी नहीं थी।
वो तो दक्षिण भारत के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे के कामराज नाडार, उन्होंने अपनी ताकत इंदिरा गांधी के पीछे डाल दी, ये कह करके कि भाई मुझे ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, इसलिए मैं दक्षिण भारत का पूरा जो अपना शक्ति है वो इंदिरा गांधी की तरफ मोड़ता हूँ, और इससे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। बहरहाल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवादी शासिका थी, और वो जाहिर सी बात है अब कांग्रेस की प्रधानमंत्री होने के नाते वो कांग्रेस का एकाधिकार वापस चाहती थी, जैसा नेहरू जी के ज़माने में था। इसलिए उन्होंने जितने भी ये जो पिछड़ों के नेता थे, और आपकी ये सब ये जो जितने भी मतलब वैसे नेता थे जो पिछड़ी पार्टियों से, दलित पार्टियों से, इनसे सबसे निकले थे, उनको सबको, क्योंकि उनका सबका जो जनाधार था, चाहे कर्पूरी ठाकुर थे, चाहे उधर आपके क्या नाम है और भी जितने थे, कर्पूरी ठाकुर का नाम चल रहा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर नाम एक दो बार लिया, इनका सबका जनाधार अपनी अपनी जगहों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा था। वहाँ पर भी बहुत प्रोमिनेंट थे, जैसे मुलायम सिंह यादव है उत्तर प्रदेश में बहुत प्रोमिनेंट है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत प्रोमिनेंट है, लालू यादव है बिहार बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई बहुत ज़्यादा छवि नहीं है। ये चीज़ थी, तब भी थी, अब भी है। तो इंदिरा गांधी जितने थी जो थी वो पूरी तरीके से जो वो आंदोलन चला था पिछड़ों दलितों का और इनका सबका आंदोलन, उसको वो 4-5 साल में ही खा गई। और पूरा कांग्रेस जो थी पाकिस्तान की लड़ाई जब हुई थी 71 में, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद, उसके बाद जो इंदिरा गांधी की एक बहुत बहुत बेहतरीन छवि हुई, उस छवि के नीचे इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से कांग्रेस का एकाधिकारवादी शासन वापस पा लिया। और ये जितने पिछड़े और दलित ये सब जो छुटपुट आंदोलन जो उभरे थे, उनको उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से कुचल डाला, और एक तरीके से कांग्रेस का फिर से शासन पूरे भारत पर ऑलमोस्ट, जैसा इंदिरा नेहरू जी के ज़माने में था, ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फिर इमरजेंसी आई, और इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी के बाद जो इमरजेंसी हटी, और उसके बाद जो 2.5 साल का जनता पार्टी शासन आया, उसको दरअसल पहली बार अगर देखा जाए तो उसको आप जो आज की तारीख में जिनको दलित और पिछड़ा आप कहते हैं, दलित और पिछड़ों का वो पहली सरकार थी जिसमें कांग्रेस का उन सब लोगों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो सरकार अपने अंतर्विरोधों की वजह से बहुत जल्दी 2.5 साल में ही ढह गई, और उसके बाद से दलित और पिछड़ा आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तो आज की तारीख में तो इस हद तक बढ़ चुका है कि कांग्रेस को लगभग खा चुका है, और मूलतः सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है, वो जो है किसी तरीके से सवर्णों और क्या नाम है कि सवर्ण जो उनके फेवर में है, और दलित और पिछड़ों के एक बहुत बड़े तबके को उसने जो है किसी तरीके से प्रलोभन दे करके, जो भी उनके फेवर नीतियां बनाकर ये सब करके किसी तरीके से अपने को जोड़ रखा है। वो जुड़ाव भी मतलब वो जो जुड़ाव है जिसको ये लोग तरीके से पिछड़ों में अति पिछड़ा और दलितों में अति दलित कह करके भाजपा ने अपने साथ उनको जोड़ रखा है। वो जुड़ाव भी ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहेगा, वो सत्ता के आपसी स्वार्थ के चलते हटते जुड़ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ये एक तरीका है। मतलब वो अति पिछड़े और वो अति दलित भाजपा के साथ हमेशा बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी भाजपा अपने साथ नहीं ले पाती है, और वो लगातार कोशिश में रहती है कि ये लोग उसके साथ बने रहें। और इधर ये इन्हीं सब चीज़ों को भाप करके अब कांग्रेस ने भी वो जो है वो दूसरा ये पिछड़ों और दलितों का पूरा संगठन जो है इंडिया नाम से शुरू किया है, जिसमें उसकी कोशिश है कि वो सारे अति दलित और अति पिछड़े जो भाजपा की तरफ लाभबंद है हमारी तरफ आ जाए, तो भाजपा को हटा दें। फिलहाल भारतीय राजनीति का ये जो है ये परिदृश्य है। उस परिदृश्य में जो राजनीति शुरू की है क्या नाम है पिछड़ों की और जातीय जनगणना के माध्यम से नीतीश कुमार ने, उस राजनीति को धक्का पहुंचाने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मास्त्र फेंका है भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दे करके। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं लगता कि इस कदर सफल होगा। सफल तो होगा, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मौके पे ब्रह्मास्त्र फेंका गया है। लेकिन ये है कि कर्पूरी ठाकुर नो डाउट पिछड़ों के मसीहा हैं, उनका नाम है भी, लेकिन आप बिहार में ही जाकर के अगर पता कर लीजिए तो कर्पूरी ठाकुर को के नाम पे राजनीति को बहुत ज़्यादा फेंटा नहीं जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार भी इस समय उनकी सौवीं जयंती मना रहे हैं बिहार में ही, लेकिन कुल मिलाकर के आज की तारीख में कर्पूरी ठाकुर जो एक तरीके से उसी तरीके से सजावटी नाम हो गए हैं, जिनका नाम लेके राजनीति की शुरुआत तो की जा सकती है, लेकिन राजनीति में वोट डलवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक रह गए हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, देखिए चुनाव आने वाले क्या होता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ब्रह्मास्त्र तो फेंका भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर के नाम के रूप में। अब वो ब्रह्मास्त्र किस कदर कामयाब होता है और किस कदर घातक साबित होता है क्या नाम है उनके विरोधियों के लिए, ये देखना भी बाकी है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।